ये जो घुसा है ये शायद आपको अगली स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलेगा। मतलब मैं फिस्ट वाले डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ जो स्टेज पर होता है। और इस बार ये कोई रूमर स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से टीज कर रही है। जिंदर महल के फैक्शन के बारे में हमको कुछ नई बातें पता चली हैं और रोमन रेंस को लेकर पॉल हेमन ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। इस वीडियो को आप देख के मुझे कमेंट करके आप लोग इसके बारे में थॉट जरूर बताना। मनी इन द बैंक के लैडर मैच के मेंस वाले ऑड्स रिवील हो चुके हैं, क्या लिस्ट है, सारी बातें हर बार की तरह आज इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, जैसे आपको पता है कि चैनल वीडियोस तो इसी चैनल के ऊपर आने वाली हैं, तो अगर आप रेसल चैटर से यहाँ पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो वीडियोस है वो आपको ऐसी देखने को मिले। मतलब वो चैनल तो ऐसा हो गया जैसे कि बिना गोली के बंदूक, लेकिन खैर कुछ दिन में वो भी जिंदाबाद हो जाएगा। वैसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्लान करना हूं मैं इस चैनल के लिए। शायद आज शाम को वीडियो आ सकती है, आई एम नॉट श्योर। अगर हो जाती है सारी चीजें तो बताना, आप उस वीडियो को देख के बताना जरूर कि क्या फीडबैक है आपका, क्या मेरे को वो चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी शाम के लिए वेट करो। खैर हम लोग अपनी स्टोरीज के ऊपर आते हैं और शुरुआत सबसे पहले जिंदर महल के साथ ही कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन इवेंट शो है, भाई देखो नाम मेन इवेंट है लेकिन क्वालिटी सबसे बेकार है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वो सुपरस्टार परफॉर्म करते हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद टेस्ट कर रही होती है या पता नहीं क्या होता है। वो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, वो तो किसी को समझ में नहीं आया। तो जिंदर महल ने वहां पर जेफ हार्डी को हराया था और उनके साथ आपको पता है शैंकी सिंह थे और साथ में रिंकू राजपूत थे जो कि हिंदू शेर का पार्ट हैं, लेकिन सौरभ गुर्जर नहीं थे क्योंकि वो इंडिया में है। लेकिन अब जब ये शो एयर हो चुका है, क्योंकि इससे पहले वो थंडरडोम की वो लीक्स आए थे, अब शो जब एयर हुआ तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि जो रिंकू हैं उनका नाम बदल दिया गया है वीर में, और जो दिलशेर शैंकी हैं उनको अब सिर्फ शैंकी नाम से बुलाया जा रहा है। अब इस तरीके से जब चेंजेस हो रहे हैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो फैक्शन है इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है मंडे नाइट रॉ के ऊपर लाने का, या फिर स्मैकडाउन के ऊपर, नहीं रॉ के ऊपर आएगी। वैसे ज़्यादा चांसेस तो यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको लेकर आने वाली है, क्योंकि तभी इनके कैरेक्टर के साथ जो चेंजेस के डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे इनको चेक कर रही है और शायद उसके बाद फिर रॉ के ऊपर लेकर आ जाएगी कि हाँ चलो अब सब मामला सेट है, अब इनको रॉ के ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स है जिंदर महल की फैक्शन के बारे में। कुछ लोग पता क्या कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत टाइम से देखी नहीं और ये सिंह ब्रदर्स इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। मतलब वो दिलशेर शैंकी और वीर यानी कि रिंकू उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो भाई अब क्या होता है रॉ के ऊपर, लेकिन फिलहाल जस्ट अपडेट है जिंदर महल के बारे में। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रैंडी ओर्टन और रिडल यानी कि आर के ब्रो के बारे में। जैसा आपने देखा ही कि भाई कैसे टेलीविजन के ऊपर रॉ के ऊपर अगर कुछ एक है टॉकिंग पॉइंट तो वो यही इनकी टैग टीम का है, क्योंकि बड़ी अनयूजुअल सी है। रैंडी ओर्टन एक बंदा शांत सा है, दूसरा बंदा फुदकता रहता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अब इनको लेकर बहुत ही मेजर प्लान्स हैं। मर्चेंडाइज भी इनकी बहुत जल्दी आने वाली है, जिसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉन्ग टर्म में इनके बारे में कुछ सोच रही है और शायद इनको एक तगड़ा पुश मिलेगा। क्या पता वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब फैंस की अटेंशन मिल रही है इस टीम को तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके ऊपर जो है ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोच रही है। तो बस कुछ रॉ के ऊपर आपको ये सीन देखने को मिल सकता है जहां पर रैंडी ओर्टन और रिडल छाएंगे। अभी केमिस्ट्री दोनों के बीच में थोड़ी सी ना वो वैसी नहीं है कि मतलब हाँ दोनों टीम के अंदर है, लेकिन फिर भी शायद इनकी हमेशा ही टीम ऐसी रहेगी जहां पर रैंडी ओर्टन थोड़ा सा खफा रहेंगे और रिडल हमारे ऐसे ही फुदकते रहेंगे अपने स्कूटर के साथ। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। और गोल्डबर्ग का आपने टैटू तो देखा ही होगा उनके शोल्डर के ऊपर, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली रैंडी ओर्टन के साथ उनकी जो स्टोरी थी वो भी नहीं बताई थी कि रैंडी ओर्टन ने सेम उनके जैसा टैटू करवाने की कोशिश करी थी अपने 18 साल में। तो गोल्डबर्ग ने उस वाले टैटू के लिए और जो उनका बाइसेप के ऊपर है स्कल वाला टैटू उसके लिए ट्रेडमार्क करवा लिया है, यानी कि वो टैटू उस टैटू के डिजाइन को अब सिर्फ गोल्डबर्ग ओन करते हैं। अगर उसके नाम से कोई कमर्शियली उसको यूज करने की कोशिश करता है तो भाई उसके ऑफिशियल जो राइट्स हैं अब वो गोल्डबर्ग के पास हैं। तो बस कुछ है नहीं यहाँ पर बताने के लिए, कर लिया टैटू, बस हो गया। डैनियल ब्रायन को लेके भाई जो थिंग्स हैं वो हर दिन के साथ कुछ नई नई चलती हुई आ रही हैं। आपको याद होगा डैनियल ब्रायन ने अपने स्मैकडाउन के एपिसोड के प्रोमो में शायद एक बार बोला था या मल्टीपल टाइम्स बोला था, ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है ये वाली रेसलमेनिया मेरी आखिरी रेसलमेनिया हो। उससे सबको क्या लगा कि डैनियल ब्रायन शायद रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि तभी तो भाई जब रिटायर होंगे उसके बाद ही तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद डैनियल ब्रायन का उन बातों से मतलब ये था कि उन्होंने पहले से ही मूड बनाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने का, और इसीलिए उनका ऐसा कहना था कि शायद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तो छोड़ देने वाला हूं, उसके बाद पता नहीं वापस आऊंगा या फिर नहीं, तो यही मेरी आखिरी रेसलमेनिया और यहीं पर मेरे को अपना जो पॉइंट है वो प्रूव करना है। मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म हो चुका है। और गाइज एक चीज मैं आपको और बताया था, जैसे यूजुअली सुपरस्टार्स रिलीज होते हैं, जब उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करते हैं तो वो 90 डेज तक कहीं कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट इज्जत से खत्म होता है, जैसे डैनियल ब्रायन का हुआ है,
तो वो सुपरस्टार इमीडिएटली किसी और प्रमोशन में जाकर काम कर सकता है। 90 डेज का क्लॉज उसके साथ अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब कि अगर डैनियल ब्रायन का मन है किसी दूसरे प्रमोशन में जाने का तो 90 दिनों तक उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। और इस बात के हिंट तो वो पहले से ही दे रहे हैं कि शायद वो कंपनी छोड़ सकते हैं। तो भाई सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। यहाँ पर WWE ने पूरी जोर लगा रखा कि भाई कैसे भी करके इस बंदे को अपने साथ रुकवा लो, क्योंकि आपको पता है डैनियल ब्रायन ने कितना कंपनी को प्रॉफिट करवाया है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है, क्या सिचुएशन बनती है। बट फिलहाल यही ज्यादा बात है जो कि मैं आपको डैनियल ब्रायन के बारे में बता सकता हूँ। बाकी अगर आपकी कुछ प्रेडिक्शन है, आप कहना चाहते हो कि हाँ भाई डैनियल ब्रायन ऐसा करेंगे या फिर वैसा, कमेंट सेक्शन इस बात के लिए खुला ही है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं मनी इन द बैंक के बेटिंग ऑड्स के बारे में। ये एक ऐसा पेपर व्यू होता है जो कि अंडररेटेड भी है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी है, क्योंकि यहाँ पर लैडर मैच होता है। वो ब्रीफकेस की इज्जत घट गई है कुछ सालों में, अगर जिस तरीके से हम चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं। खैर यहाँ पर जो बैटिंग ऑड्स है वो रिलीज हो चुके हैं और नंबर 1 पर जिस सुपरस्टार का नाम है वो है बिगी। यानी ये वो सुपरस्टार है जो कि एक टाइम पर रॉयल रंबल जीतने के लिए भी फेवरेट था और यहाँ पर भी बिगी का नाम है। दूसरे नंबर पर आते हैं सेजारो, तीसरे नंबर पर नाम आता है डेमन प्रीस्ट का, चौथे नंबर पर है कीथ ली एंड पांचवें नंबर पर थोड़ा सा आप लोग सरप्राइज हो जाओगे सुनकर, नाम है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का, एक बार जो ऑलरेडी मनी इन द बैंक जीत चुके हैं। और छठे नंबर की बात करें, क्योंकि हमको यहाँ पर इतने पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर वो नाम है एजे स्टाइल्स का। तो फिलहाल ये कुछ मैं कह सकता हूँ अर्ली मनी इन द बैंक के मेंस लैडर मैच के जो ऑड्स है वो रिलीज हुए हैं। क्या ब्रॉक लेसनर सच में आ रहे हैं? वेल ये ऑड्स के मतलब ये ऑड्स तो सिर्फ इस हिसाब से लगते हैं ना कि किसके चांसेस हैं, ये नहीं कि ब्रॉक लेसनर ही जीतने वाले हैं इसको। तो फिलहाल तो अभी अर्ली है, लेट्स सी आगे जब मनी इन द बैंक नेक्स्ट मंथ है तो क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन फिलहाल ये कुछ ऑड्स हैं। बाकी अगर आपको इनमें से कोई एक नाम पिक करना हो अभी के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कौन सा सुपरस्टार है जो कि इस लैडर मैच को जीत सकता है? नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। और भाई क्या ही बात बोली है उन्होंने रोमन रेंज के बारे में। ये कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है और आप इसके बारे में क्या बात कहना चाहोगे मुझे जरूर बताना। देखो यहाँ पर क्या कहा पॉल हेमन ने रोमन रेंज के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा जो कि रोमन रेंज का अपोनेंट है तो 0 में से 10 स्केल पर भी उसको अपना जो नंबर है वो 12 पर ले जाना पड़ेगा। यानी कि ना तुम उस सुपरस्टार को 0 से 10 के बीच में लो, लेकिन उसको अपना लेवल ना 2 और बढ़ाना पड़ेगा, तब भी जाके कोई भी सुपरस्टार कोई भी अपोनेंट रोमन रेंज के लेवल का नहीं है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि तुम ये बहुत ही रेयर चीज देख रहे हो कि तुम रोमन रेंज को स्मैकडाउन के ऊपर वीकली देखते हो, क्योंकि ये रोमन रेंज की जर्नी होने वाली है WWE की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट सुपरस्टार बनने की। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि स्टोन कोल्ड को एक तरफ रख दो, रॉक को एक तरफ रख दो, अंडरटेकर को एक तरफ रख दो, शॉन माइकल्स को एक तरफ रख दो, ब्रूनो सैमर्टिनो को एक तरफ रख दो, लेकिन इन सबसे बेस्ट सुपरस्टार बनने जा रहा है रोमन रेंज। और गाइस ये बात जब पॉल हेमन एक ऐसे इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं जहां पर यूजुअली हमको कैजुअल बातें सुनने को मिलती है, जहां पर बंदे अपने ओपिनियन बता रहे होते हैं, तो ये थिंग्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। यानी कि पॉल हेमन ऐसा सच में बिलीव कर रहे हैं कि रोमन रेंज वो सुपरस्टार बनने वाला है WWE की हिस्ट्री का जो आज तक का सबसे बेस्ट है, चाहे वो फिर बात हो किसी भी एरा की। और रोमन रेंज को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि देखो पहले मैं थोड़ा सा हिचक रहा था क्योंकि मैं हमेशा ब्रॉक लेसनर के साथ काम करता हूं टेलीविजन के ऊपर, तो रोमन रेंज वाले रोल को लेकर मुझे थोड़ी तो लगी थी दिक्कत, लेकिन फिर बाद में जब ये चीज टेलीविजन पर हुई तो मुझे लगा मेरा बेस्ट डिसीजन था। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? पॉल हेमन ने जो रोमन रेंज के बारे में बात कही है ग्रेटेस्ट की, पर्सनली देखो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि कभी भी हम किसी दो अलग अलग एरा के सुपरस्टार्स को कंपेयर नहीं कर सकते। आज कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि रोमन और सेथ में से कौन बढ़िया, चलो बताओ, तो बहुत सारे लोग सिंपली सेथ कह सकते हैं, बहुत सारे रोमन कह सकते हैं, लेकिन अभी जो दो डिफरेंट जनरेशन, दो डिफरेंट एरास को कंपेयर करने की बात होती है तो कहानी बहुत अलग हो जाती है। लेकिन खैर अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो हमको विंस मैकमैन ही बता सकते हैं कि क्या रोमन रेंज आने वाले टाइम में उनको ज्यादा प्रॉफिट करवाएंगे या फिर ऑलरेडी स्टोन कोल्ड करवा चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जरूर ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है पॉल हेमन की तरफ से। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है स्मैकडाउन के उस फिस्ट से जिसको शायद WWE टीज कर रही है कि वो हमको देखने को मिलेगा कल ही तो है ना भाई स्मैकडाउन, कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो गाइस WWE ने सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ फोटोज डाली हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है व्हाट इज योर फेवरेट स्मैकडाउन स्टेज, और यहाँ पर बहुत सारी फोटोज हैं। यहाँ पर सबसे ही पहली फोटो हमको देखने को मिल रही है फिस्ट की, और काफी सारे फैंस का ये मानना है कि WWE ने उस टाइम पर इस फोटो को पोस्ट किया है जब ऑलरेडी इस बात के स्पेकुलेशन रूमर्स चल रहे हैं कि शायद हमको नेक्स्ट वीक जो है ये फिस्ट देखने को मिलेगा। तो क्या WWE इससे हमको ये बताना चाह रही है कि नेक्स्ट वीक के लिए कुछ तो प्लान है, या हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए स्टेज का डिजाइन तो एटलीस्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से WWE ने इस फोटो को इस टाइम पर पोस्ट किया है कि भाई चलो बताओ तुम्हारा फेवरेट स्मैकडाउन का स्टेज कौन सा आज तक का। अभी ये कोई सपना या नींद तो आएगी नहीं WWE के अंदर जो ये अकाउंट हैंडल करते हैं कि वो वही इस पोस्ट को डाल देंगे। शायद WWE कुछ तो डिफरेंट प्लान कर रही है। अब थंडरडोम के अंदर वो एक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट, वैसी पूरी रेट्रो वाली फील तो कहीं से भी नहीं आ सकती क्योंकि थंडरडोम में है, तो भाई क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन कुछ तो WWE करने वाली है, और भाई कुछ अनाउंस भी नहीं है कल की स्मैकडाउन के लिए ज्यादा खास। मैं थोड़ा सा
ये वियर्ड मुझे लग रहा है कि भाई इतना बड़ा शो, कुछ एडवर्टाइज नहीं है आपके पास, बस आपने रेट्रो का नाम दे दिया। तो देखते हैं कल का स्मैकडाउन का शो कैसे जाता है, क्या डिसअपॉइंट करता है, फिर हमको अच्छा लगता है। लेकिन खैर जो भी है फिलहाल कल का ही वेट करते हैं। बाकी हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाले इस चैनल पर वीडियोज़ के लिए। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।